What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, यानी कि जो बच्चों से रिलेटेड जो कन्वेंशन है, यानी कि बाल अधिकार जो संयुक्त राज्य का सम्मेलन है उसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। बोला गया ये एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है चिल्ड्रंस जो प्रोटेक्शन राइट के बारे में बात करता है। इंडिया के द्वारा इसको रेक्टिफाई नहीं किया गया कन्वेंशन को, ये बात बोली गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया बोथ, सी में बोला गया टू ओनली, और डी में बोला गया नन। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका डी, यानी कि कोई सी भी स्टेटमेंट जो है यहां पर सही नहीं है। सबसे पहली बात तो देखिए कॉमन सेंस आप लोग यहां पर देखिएगा, इंटरनेशनल जो लॉ होते हैं वो रेयरली कोई बाइंडिंग लॉ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बाइंडिंग लॉ नहीं होते हैं, ये गाइडिंग लॉ होते हैं, ताकि यहां पर इसका इस्तेमाल कर कर अपनी कंट्री में कोई एक इंपॉर्टेंट लॉ बना सके उस पर्टिकुलर चीजों को रोकने के लिए। ठीक है, तो यहां पर चाइल्ड राइट के बारे में बात की जा रही है, तो बच्चों का जो अधिकार होता है उसके बारे में बात की जा रही है। अगर आप लोग बात करेंगे हमारे संविधान में भी आर्टिकल 24 जो है वो बाल मजदूरी के बारे में बात करता है, यानी कि चाइल्ड जो लेबर है उसको रोकने की बात करता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, यानी कि हमारा संविधान भी यहाँ पर बच्चों की केयर करने के बारे में बात करता है। अगर बच्चों को एजुकेट किया जाएगा तभी हमारी कंट्री भी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकेगी। इंडिया के द्वारा इसको रेक्टिफाई किया गया है, यानी कि रेक्टिफाई जो किया गया इसको इंडिया के द्वारा, ये जो कन्वेंशन है ये हमारी कंट्री में रेक्टिफाई किया जा चुका है। और अभी न्यूज में इसलिए कि 20 नवंबर को वर्ल्ड चाइल्ड डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। रेक्टिफाई का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के थ्रू यहां पर इसको पास करा लिया गया है कि हाँ अब ये पिक्चर में आ गया, अब इसको हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है बेसिक पर्पज। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया, कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात की जा रही है सोवा रिगपा के बारे में। तो सोवा रिगपा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। बोला जा रहा है सोवा रिगपा एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यानी कि एक पुरानी चिकित्सा की पद्धति है सोवा रिगपा। नेक्स्ट बोला जा रहा है ये ओरिजिनेट हुआ था थाईलैंड के अंदर में। तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर जो स्टेब्लिशमेंट किया गया इसके यहाँ पर ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा, ये अभी जम्मू कश्मीर में यानी कि जम्मू वाले रीजन में इसको स्टेब्लिश करने की बात की गई है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 2 और 3, बी में बोला गया 1 और 2, सी में बोला गया 3 ओनली, डी में बोला गया 1 ओनली। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका डी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बाकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो जिस तरीके से हमारी कंट्री में जब हम लोग आयुष सिस्टम की बात करते हैं तो सोवा रिगपा भी उसका पार्ट है, जो कि आयुष मंत्रालय के अंडर में आता है। ठीक है, पहली तो बात याद रखिएगा। दूसरा ये जो ओरिजिनेट हुआ है, ये जो चाइना के द्वारा कंट्रोल तिब्बत रीजन है तो वहां से ये ओरिजिनेट हुआ है, ना कि ये थाईलैंड से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। तीसरा जो बोला जा रहा है इसको जम्मू में अभी इसका इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की जा रही है, तो ये गलत है। जो कैबिनेट चेयर किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग हुई यहां पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उसको चेयर किया गया, और उसके द्वारा बोला गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोवा रिगपा ये लेह में बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, लेह लद्दाख, यानी कि जो आर्टिकल 370 हटने के बाद में नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई है उसमें यहां पर जो लेह यानी कि लेह में जो लद्दाख का पार्ट है उसमें यहां पर एक नया इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की जा रही है। आज की डेट में ये हमारी कंट्री में कहां पर प्रैक्टिस किए जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी लद्दाख आज के डेट में यहां पर देखने को मिलेगा। और अब तो जब से आयुष मंत्रालय के अंडर है ऑल ओवर इंडिया में यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन भी न्यूज में, तो ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ओके, आगे चलता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात करें नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, तो इसके बारे में ये आंसर बताना है आप लोग, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक तरीके से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये यहां पर बनाया जाता है, और उसके चलते जो ट्रस्ट है उसको इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी आप लोग बोल सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड सही है? बोला जा रहा है ये जो यहां पर मॉनिटर करने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है यहां पर, ये ट्रस्ट उसको मॉनिटर करने के लिए यहां पर बनाया जा रहा है, यानी कि ये मॉनिटर करेगी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का इंडिया के अंदर में। दूसरा बोला जा रहा है जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इसका कंट्रोल ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। तो कोई भी अगर प्रोजेक्ट है, कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन न्यूज में है, तो किस मंत्रालय के अंदर में आता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन जाता है। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताइए। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया बोथ ओनली, सी में बोला गया टू ओनली, और डी में बोला गया नन। तो कौन सा आंसर सही है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि ये इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर हमारी कंट्री में प्रोजेक्ट है जो उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, तो उसके तहत यहां पर ये काम करेगा। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो यहां पर ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन जो इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड है उसके तहत यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, जिसके चलते हमारी कंट्री में 5 नए इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर हैं उनको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे यूनिफाइड करना है, उसके लिए यहां पर ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड इंप्लीमेंटेशन जो ट्रस्ट है वो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे कि किस मंत्रालय के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में यहां पर ही आता है। तो एक ही क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन घुमा घुमाकर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके से इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को रखनी है। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन जिसका आंसर हो गया ए। आगे चलता हूं, इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष के बारे में। तो नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि संरक्षण यानी कि एक तरीके से सुरक्षा की बात की जा रही है, तो कोष यानी कि धन एक तरीके से इकट्ठा करने की बात की जा रही है। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहला बोला गया है राष्ट्रीय रेल जो संरक्षण कोष है, यानी कि संरक्षण जो कोष है यहाँ पर ये, जिसको RRS के आप लोग बोलते हैं, ये डेडिकेटेड है यहाँ पर रेलवे की सेफ्टी के लिए, खासकर जो यहाँ पर फंड है क्रिटिकली सेफ्टी रिलेटेड टू द जो वर्क इंडियन रेलवे से रिलेटेड है उसके बारे में बात की जा रही है। ये जो स्टेब्लिश किया गया बजट 2019 में, यहाँ पर जो 2019 और 20 में जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें ये फंड अनाउंस किया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कंट्रीब्यूट करेगी सारा का सारा जो फंड है एवरी ईयर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया ऑल। सही आंसर क्या है? बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है ये है यहाँ पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ये जो है यहाँ पर क्रिटिकली सेफ्टी जो है यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड उसके बारे में बात की जा रही है। ये जो फंड है यहाँ पर हमारी कंट्री में लोकसभा के द्वारा यहाँ पर इस फंड के बारे में अभी इंफॉर्मेशन लोकसभा को इंफॉर्मेशन रेलवे मंत्रालय के द्वारा दी गई है। तो जो यहाँ पर ये डेडिकेटेड फंड है, ये क्रिटिकल सेफ्टी रिलेटेड जो वर्क है इंडियन रेलवे में उसके बारे में बात करता है। पर लेकिन जो ये प्रस्तुत किया गया था 2017-18 के जो बजट था उस टाइम पर इसके बारे में बात की गई थी, तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो गई। पर लेकिन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये भी गलत है, क्योंकि जो फंड है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बात कर रही है 15,000 करोड़ रुपए देने के लिए, पर लेकिन जो बाकी का फंड है 5,000 करोड़ रुपए है वो यहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री से निकल कर आएगा। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये पर्टिकुलर आप लोगों से पूछा जाएगा राष्ट्रीय रेल जो संरक्षण कोष है वो कौन सा मंत्रालय यहाँ पर टैकल कर रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दोनों यहाँ पर टैकल करके चल रहे हैं। ठीक है, यहां पर रेलवे की सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आप लोगों से यहां पर बन सकता है। तो आंसर इसका ए हो गया। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है NATRIP के बारे में। अगर इसके बारे में आप लोगों को पता है ये क्या है तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे, वरना आप लोग इसके आंसर नहीं दे पाएंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि ये एक सिग्निफिकेंस डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक इनिशिएटिव है। दूसरा बोला गया जो प्रोजेक्ट का एम है क्रिएट करने के लिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस डिफेंस सेक्टर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया बोथ, सी में बोला गया टू ओनली और डी में बोला गया नन। तो आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो आंसर यहां पर इसका डी, यानी कि कोई सी भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह है जिसके बारे में हम लोग बात करें नेट्रिप के बारे में, तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग जानिए। इसको बोलते हैं नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर ज्वाइन हैंड कर रही है नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, ताकि जो इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसको ढंग से टेस्टिफाई करके ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो उसका ये एक प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री में जो कि ये काम करके चल रहा है। आखिर रिसेंटली न्यूज में क्यों था? रिसेंटली इसलिए न्यूज में था क्योंकि अभी हमारी कंट्री में न्यू जन GEN, ठीक है ना, तो न्यू जन जो मोबिलिटी समिट है 2019 की,
ये अभी मानेसर गुरुग्राम यानी कि हरियाणा के अंदर देखने को मिली। तो जो समिट है ऑर्गेनाइज कराएगी यहाँ पर ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेस्टिंग यानी कि ICAT, इसी के साथ में एसोसिएशन किया गया। तो जो एसोसिएशन किया गया तो नेट ट्रिप भी वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये सिग्निफिकेंस इनिशिएटिव है यहाँ पर पर्टिकुलर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के सेक्टर का। तो डिफेंस सेक्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है इस तरीके से अगर आप लोग देखते हैं। डिपार्टमेंट अगर मिनिस्ट्री पूछी जाए तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड की बात की जा रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में यहाँ पर ये आता है। तो 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारी कंट्री में प्रोजेक्ट जो इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, ये भी वहां पर उसमें रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से डिफेंस से रिलेटेड डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में यहां पर बात कर रहा है। प्रोजेक्ट का एम है कि कैसे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई जा सकती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, ताकि हमारी कंट्री में जो है इस पर्टिकुलर सेक्टर को ग्लोबल मैप पे उतारा जा सके। तो आंसर यहां पर डी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है ये स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के बारे में, यानी कि हमारा पर्टिकुलर ग्रामीण वाला एरिया कितना ज्यादा स्वच्छ हो चुका है अकॉर्डिंग टू अगर स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हम लोग बात करते हैं तो स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण जो है ये नेशनल लेवल की रैंकिंग है, जो कि ऑल डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के लिए हमारी कंट्री में जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव यानी कि क्वांटिटी के बेस पर भी और क्वालिटी के बेस पर भी ये प्रोवाइड करती है स्वच्छता पैरामीटर को लेकर, यानी कि पर्टिकुलर गांव वाले एरिया में ये बताइए कितना स्वच्छ हमारा गांव वाला एरिया बेसिकली हो चुका है। ये जो वेट है इसका जो असाइन किया गया है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो 30% देखने को मिलेगा, सिटीजन फीडबैक जो है वो 15% और बाकी का जो यहाँ पर सर्विस लेवल जो प्रोग्रेस सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई पैरामीटर है वो 15% आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया बोथ, सी बोला गया 2 ओनली और डी में बोला गया नन। तो कौन सा आंसर सही है, ए बी सी एफ और डी। तो सही आंसर है यहाँ पर ए। वैसे अगर आप लोग कॉमन सेंस भी अगर यूज करेंगे तो भी आप लोग बोल देंगे कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग इनको काउंट करेंगे तो टोटल मिलाकर यहाँ पर ये 100% होना चाहिए था, पर लेकिन अगर देखेंगे तो 30, 15, 15 तो टोटल मिलाकर ये कितना हुआ 60% ही हुआ। तो बाकी का 40% कहाँ गया? तो कुछ ना कुछ तो पैरामीटर होंगे ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर पैरामीटर भी इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट वैसे ही आप लोग गलत बोल देते। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसके लिए यहां पर 30% बोला गया है। इसी के साथ में जो सिटीजनशिप का जो फीडबैक यहां पर माना गया है, जो विलेज लेवल पर काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं, ऐप भी यूज किया जा रहा है, तो वो आप लोगों को 35% देखने को मिलेगा। सर्विस लेवल जो प्रोग्रेस है सैनिटेशन रिलेटेड जो पैरामीटर है वो 35% देखने को मिलेगा। तो 35 और 35 70 और 30 हो गए 100 पूरे, तो 100% यहां पर काउंट इस तरीके से किए गए। तो ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, बोल देंगे कि ये इतना पैरामीटर ये है, इतना पैरामीटर ये है, इतना पैरामीटर ये है, और एक और फोर्थ कोई गलत पैरामीटर दे देंगे और बोल देंगे कि सही पैरामीटर चेक करो। तो उस तरीके से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन घुमा फिरा के वैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ यहाँ पर? आंसर हो गया इसका ए। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसी के साथ में जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर इसके लिए, जिसके द्वारा यहाँ पर ये कमीशन किया गया है। और वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है उसके ओकेजन पे ये रैंकिंग यहाँ पर तैयार करने की बात की गई। तो ये वर्ल्ड टॉयलेट जो डे जो है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीजें डिस्कस आप लोगों से कर चुका हूं। स्वच्छ भारत मिशन हमारी कंट्री में 2014 में लॉन्च किया गया था और बोला गया था कि 2 अक्टूबर 2019 यानी कि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी जब हम लोग महात्मा गांधी जी की सेलिब्रेट करेंगे तो कंप्लीट कंट्री को स्वच्छ हम लोग बना देंगे। पर लेकिन अभी कई सारी रिसर्च स्टडी की गई है और बोला गया हमारी कंट्री में कि लगभग 72 या फिर 71 के करीब हमारी कंट्री में जो स्वच्छता हुई है, पर लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है 95% हो चुके हैं। तो उसकी वजह से भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज बन गई है और न्यूज में है, तो इसलिए भी आप लोग इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आंसर हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है लेबर कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशन 2019 के बारे में। तो ये कौन कौन सी चीजों को कंबाइन कर ये रिसेंटली अभी नया बिल हमारी कंट्री में लाया जा रहा है, जिसके चलते ये रिसेंटली अभी न्यूज में था। नए कोड अभी न्यूज में था, ये बिल नहीं कोड बेसिकली। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया लेबर कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन 2019। तो किस किस को अपने अंदर सब्स्यूम ये कर रहा है ये आप लोग को बताना है। पहला बोला गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को, दूसरा बोला जाए यहाँ पर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को, ठीक है, और तीसरा यहां पर जो बोल रहा है ये बोल रहा है यहां पर वेज डिस्प्यूट एक्ट को। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 1 and 3, सी बोला गया 3 ओनली, डी बोला गया 2 ओनली। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर आप लोगों को यहां पर बताना है। तो जो सही आंसर है यहां पर ये इसका ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो लेबर कोड है ये हमारी कंट्री में भी जो न्यूज में है, तो ये रिसेंटली यहां पर इन दो चीजों के साथ में कंबाइन कर एक तीसरी चीज आप लोगों को और याद रखनी है, वो है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर
एक्ट 1946। तो वेज के बारे में यहां पर बात नहीं की गई है, ये यहां पर गलत है। तो कंबाइन किसको कर रहा है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, दूसरा बोला है ट्रेड एक्ट यूनियन 1926 और तीसरा बोला है यहां पर इंडस्ट्रियल इंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। तो ये तीन चीजें हैं जो यहां पर कंबाइन कर एक नया इंडस्ट्रियल ये एक्ट हमारी कंट्री में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा क्योंकि रिसेंटली अभी न्यूज में था, तो ऐसे आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आंसर इसका ए हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी इंपोर्टेंट है, ये भी रिसेंटली काफी न्यूज में, अभी रिसेंटली हांगकांग कन्वेंशन के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा डायरेक्ट कि हांगकांग कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में आगे स्टेटमेंट देखते हैं। बात की जा रही है हांगकांग, और हांगकांग भी काफी न्यूज में, तो ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हांगकांग न्यूज में, इसलिए तो बोला जा रहा है ये अडेप्ट किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2009 में। दूसरा बोला जा रहा है यहां पर इसका एम है ये इंश्योर करता है जो शिपिंग है उसको रिसाइकिल किया जा सके, ऑपरेशनल जो है उनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके, और जो कि ह्यूमन रिस्क है उसको कम किया जा सके, इन्वायरमेंट रिस्क को भी कम किया जा सके। तो ये कन्वेंशन यहां पर ये काम करता है। कन्वेंशन जो है ये ऑपरेशनल है सिंस 2015 से। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 1 and 3, सी बोला गया 3 only, डी बोला गया 2 only। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है, पर लेकिन थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। हांगकांग कन्वेंशन काफी न्यूज में, पहले तो ये समझिए। अभी यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूवल दिया गया है रिसाइकलिंग ऑफ शिपिंग बिल 2019 के लिए, यानी कि अगर कोई शिप वगैरह जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, तो कैसे उनको रिसाइकिल करना है, इसके बारे में बात करता है हांगकांग कन्वेंशन। ठीक है, तो हांगकांग कन्वेंशन इसके लिए है कि सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट जो, ताकि जो रिसाइकिल किया जा सके, सेफ्टी यहां पर शिपिंग इंडस्ट्री है उसको, तो 2009 का जो है उसको यहां पर रिप्लेस यहां पर ये करने वाला है। हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन ये सेफ्टी और इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है, और जिसके चलते यहां पर 2009 में ये पिक्चर में आया था। अडॉप्ट किया गया यहां पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2009 में, और तब से ऑपरेशनल है, यानी कि ये स्टेटमेंट यहां पर गलत होगी, बाकी की दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। इसी के चलते जो कन्वेंशन है यहां पर देखिए ये रेक्टिफाई किया गया 50 नेशंस के द्वारा, और 40% जो वर्ल्ड मर्चेंट शिप है, खासकर मैक्सिमम जो एनुअल शिपिंग जो वॉल्यूम है वो नॉट लेस देन 3% कंबाइन करता है टोटल जो कंट्री है यहां पर ये काउंट करे अगर इनका, यानी कि कहने का मतलब ये जो खासकर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनके ऊपर काफी फोकस दिया गया ताकि जो रिसाइकिल जो प्रोडक्ट है उसको रिसाइकिल किया जा सके, ताकि वो ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट इन्वायरमेंट वगैरह के ऊपर न डाले। तो उसकी वजह से ये काफी न्यूज में है। आंसर इसका ए हो गया, 1 and 2 सही है। ठीक है, तो हांगकांग कन्वेंशन डायरेक्ट भी पूछे तो पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बात की जा रही है यवन के बारे में, या फिर यवनाज आप लोग इनको बोल सकते हैं, जो एंशिएंट टाइम में इंडियन हिस्ट्री में मेंशन है। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो ये पूछा जा सकता है कि यवनाज जो है हमारी कंट्री में इंडियन हिस्ट्री में किस ड्यूरेशन में यानी किस लिटरेचर में मेंशन है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इसका आंसर आप लोग बताइए, पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर बाद में बताता हूं आंसर। तो बोला जा रहा है ये विजिटर थे ग्रीस से, यानी कि ग्रीस से आए थे। गोल्ड स्मिथ थे, यानी कि गुप्त काल के सुनार थे ये। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर आर्टिशियन थे सेंट्रल इंडिया के, यानी कि मध्य भारत के कारीगर थे। इसी के साथ में यहाँ पर वोर ट्राइबल थे साउथ इंडिया के, तो दक्षिण भारत की जो जनजातियां थी ट्राइब्स वो थे यहाँ पर ये। ठीक है, तो वॉरियर यानी कि युद्ध करने वाले लोग। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 only, बी बोला गया 2 only, सी वो सॉरी ये ए सही है या फिर बी सही है या फिर सी सही है या फिर डी सही है? सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि विजिटर थे ग्रीस। ग्रीस आप लोग एक बार मैप में देख लीजिए, ये है हमारा अपना प्यारा कंट्री। यहां से अगर थोड़ा सा इधर आएंगे तो आप लोगों को ये ग्रीस कंट्री नजर आएगा। ठीक है, तो यहां से विजिट करने हमारी कंट्री में ये आए थे। बेसिकली ये हमारी कंट्री से पेपर और गोल्ड सप्लाई यानी कि परचेज करते थे, और सप्लाई जो करते थे वाइन वगैरह, और वुमेन जो स्लेव है वो सप्लाई क्या करते थे? नेटिव्स को। इसी के साथ में जो मेंशन है इनके बारे में, ये संगम लिटरेचर जो साउथ इंडिया से रिलेटेड है, तो उसमें यहां पर इनके बारे में मेंशन है। तो एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन घुमा फिराकर आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो आंसर इसका ए हो गया, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा।